खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। एलएसी में भारतीय और चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प के बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर है। सीमा पर तनातनी के बीच कूटनीतिक बैठकें भी जारी हैं, लेकिन फिलहाल कोई समाधान निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं बढ़ते तनाव को देखते हुए दोनों देशों की सेनाओं ने एलएसी पर अपनी मौजूदगी और मजबूत कर दी है। कुल मिलाकर पाकिस्तान तो पहले से ही दगाबाज है, फिर दोस्ती के नाम पर नेपाल ने भी धोखा दिया और अब सीमा पर चीन की चालबाजियां लगातार जारी है। ऐसे में सवाल यह है कि मोदी सरकार के पास पड़ोसियों को घेरने का प्लान क्या है, उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने की योजना क्या है। आज के मुद्दे पर इसी पर करेंगे चर्चा। तो चलिए थोड़ा आपको बताते हैं कि पड़ोसी यहाँ पर जो राज्य हैं और पड़ोसी जो देश हैं उनसे हमारे क्या यहाँ पर संबंध क्यों बिगड़ रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको भारत के पड़ोसियों और उनसे लगी सीमा विवाद के बारे में बताते हैं। भारत चीन सीमा विवाद की बात अगर करें तो पश्चिमी क्षेत्र की सबसे पहले बात करते हैं, जिसमें चीन के कब्जे में लद्दाख का 38,000 वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन है। इसके अलावा कराकोरम दर्रे के पश्चिम में 5,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान ने चीन को दिया है। पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर चीन का अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कब्जे में है और चीन का अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का कब्जे का दावा भी है। पूर्वी क्षेत्र में ये आपको लगातार बता रहे हैं जो सीमा विवाद है। भारत चीन सीमा विवाद के साथ ही और क्या विवाद जुड़े हुए हैं पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में। इसके अलावा 1,690 किलोमीटर लगी सीमा के 99% हिस्से पर विवाद नहीं है। उत्तराखंड से लगे लिपुलेख, काला पानी, लिम्पियाधुरा पर नेपाल के दावे से विवाद है। तो ये विवाद इसमें बस 1,690 किलोमीटर लगी सीमा पर विवाद नहीं है, जिसका 99%। बाकी अगर नेपाल की बात करते हैं, भारत नेपाल सीमा विवाद की, तो ये हाल है। भारत पाकिस्तान सीमा विवाद की बात करते हैं तो 740 किलोमीटर लंबी यहाँ पर एलओसी पर 72 सालों से विवाद चल रहा है। तो ये भी अभी नहीं सुलझा है पूरा मामला। तो भारत पाकिस्तान सीमा विवाद का ये मुद्दा है। तो लगातार सीमा विवाद के बारे में हम बात कर रहे हैं, चाहे वो नेपाल से जुड़ा हो, पाकिस्तान से जुड़ा हो या फिर चीन से जुड़ा हो। तो 740 किलोमीटर लंबी एलओसी पर 72 साल ये पुराना विवाद है। तो पश्चिमी क्षेत्र में चीन के कब्जे में लद्दाख का 38,000 वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन का है और इसके अलावा कराकोरम दर्रे के पश्चिम में 5,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान ने चीन को दिया है। इसके अलावा चीन ने यहाँ पर 78,000 वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन की बात यहाँ पर की जा रही है। ऐसे में सब अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन ये जो विवाद है ये अभी भी बने हुए हैं। और सबसे ताज़ा विवाद यहाँ पर गलवान घाटी को लेकर है, जिस पर चीन लगातार दावा कर रहा है कि गलवान घाटी हमारी है। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एडिटर इन चीफ वासिन मिश्र जी का रुख करते हैं। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वासिन जी, अब सवाल यही है कि अभी तक जितने भी हमारे सीमा विवाद हैं, नेपाल से हैं चाहे पाकिस्तान से हैं और अब चीन का जो ताज़ा मामला चल रहा है, अभी तक ये सुलझ नहीं पा रहा है। इसमें कहाँ कमी नजर आ रही है? देखिए, इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जिस समझदारी के साथ और जिस कूटनीतिक चालाकी के साथ पड़ोसियों के साथ बातचीत होनी चाहिए, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं भारत की तरफ से कमी है। और भारत के मुकाबले में जो पड़ोसी मुल्क हैं वे अपने नेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से, ज़्यादा असर्टिव तरीके से और ज़्यादा समझदारी से आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हमको हर तरफ से शिकस्त मिलती दिखाई दे रही है। अभी हम लोगों ने स्क्रीन पर दिखाया है कि किस तरह से नेपाल और भारत के बीच में विवाद है, किस तरह से पाकिस्तान और भारत के बीच में विवाद है और किस तरह से चीन और भारत के बीच में विवाद है। लेकिन सबसे जो ताज़ा और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला जो मामला है वो नेपाल और भारत के बीच के रिश्तों का है। नेपाल सामान्य तौर पर माना जाता था कि भारत का ही एक सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत रिश्ता वाला पड़ोसी देश है। लेकिन आज हमारी कुछ खामियों के वजह से और हमारे कुछ गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी के वजह से नेपाल भी
हमारे ऊपर अविश्वास करने लगा है। जी। और प्रतिक्रिया में नेपाल की संसद में जिस तरह के नक्शा पेश किया गया, उसको पारित कराने की खबरें आ रही हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक संकेत है भारत नेपाल के संबंधों को लेके। जो लोगों को नेपाल के इतिहास के बारे में पता है ब्रिटिश टाइम से और उसके पहले का, तो एक दौर था जब भारत आज़ाद नहीं था, तो बहुत साल पहले नेपाल का उत्तराखंड के तमाम हिस्सों पर नेपाल का आधिपत्य हुआ करता था। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों के बाद वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 हुआ, फिर भारत में फ्रीडम मूवमेंट चला, फ्रीडम मूवमेंट के बाद भारत आज़ाद हुआ और उसमें समझौते के तहत अंग्रेज़ों ने जो समझौता किया नेपाल के साथ, उसमें तमाम तरह के शर्तों के साथ एक आम राय बनी कि उसकी सीमाएं भी निर्धारित हो गई थी। लेकिन जिस तरह का रोड बनाने का काम भारत की तरफ से हुआ और उसको लेके जो नेपाल में नाराज़गी हुई, उसी का नतीजा है कि नेपाल ने इस तरह का विवादास्पद नक्शा अपने संसद में पेश करके उसको पारित कराने का काम किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और भारत के बीच पार्टीशन के समय से ही विवाद रहा है, ये हम सबको पता है। पाकिस्तान बीच बीच में कोशिश करता रहा है। पाकिस्तान की कोशिश का ही नतीजा था कि इंदिरा गांधी के टाइम में पाकिस्तान का 2 हिस्सा हो गया और बांग्लादेश अलग देश बन गया, इंदिरा गांधी की मदद से और इंदिरा गांधी की सूझबूझ से। पाकिस्तान अपने उस जख्म को भूल नहीं पाता है और उसकी अभी भी कोशिश रहती है कि जो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, बांग्लादेश बना, उसकी भरपाई वो भारत में अस्थिरता पैदा करके, भारत में अशांति पैदा करके और भारत में भी इस तरह का विभाजन करा के उसका बदला चुका है। इसलिए वो समय समय पर जो आजमाइश करता है, कभी कश्मीर में इंसर्जेंसी को बढ़ावा देके, कभी पाकिस्तान और भारत के सीमा में घुसपैठ को बढ़ावा देके। लेकिन चीन की तरफ से जो घटनाएं हो रही हैं पिछले 1.5-2 महीने में, वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। और जिस तरह से हमारे भारतीय सैनिकों को शहीद किया गया है चीनी सैनिकों की तरफ से, उसको लेके पूरे भारत में, भारत और चीन के बीच में जो संबंध है उस पर रिव्यू करने में, उन फॉरेन पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए ज़्यादा जोर बनता दिखाई दे रहा है और भारतीय सरकार पूरी तरह से इस समय दबाव में दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। अब हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ चुके हैं। जेके त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक है। बहुत स्वागत है जेके त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा ब्रिगेडियर बीके खन्ना जी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है ब्रिगेडियर बीके खन्ना जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेके त्रिपाठी जी का रुख करती हूँ। जेके त्रिपाठी जी, क्या वजह है, क्योंकि अभी चीन के साथ तो विवाद चल रहा था, लेकिन अभी नेपाल से जो हमारे पहले रिश्ते ठीक थे वो भी अब बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं जो पड़ोसी देश थे उनसे भी अब रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है हमारे में कुछ कमी है जिसकी वजह से हम रिश्ते भी खराब करते जा रहे हैं, और इसका कितना नुकसान होगा दूसरे देश को या फिर भारत को? देखिए, मैं जहाँ तक ये सोच पाता हूँ कि जहाँ तक अपने पड़ोसी देशों की बात है, तो एक एक करके मैं आपसे बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते हमेशा खराब रहे, कभी अच्छे नहीं रहे। रही बात श्रीलंका की, श्रीलंका के साथ हमारे रिश्ते अच्छे रहे, लेकिन जब पुरानी सरकार आई जिसके ज़माने में श्रीलंका में हम्बनटोटा को चीन ने हथिया लिया, उस वक्त हमारे रिश्ते खराब हुए। अब फिर नई सरकार आई है, उसमें फिर रिश्तों में सुधार दृष्टिगोचर हुआ है। बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते हसीना के टाइम में ठीक रहते हैं, बाकी टाइम में नहीं ठीक रहते हैं, क्योंकि हसीना मुजीब की बेटी है। नेपाल के साथ हमारे रिश्तों में, चीन के साथ हमारे रिश्ते अक्सर ही खराब रहते हैं, लव एंड हेट की रिलेशनशिप होती है। नेपाल की जहाँ तक बात है, मैं ये नहीं समझता कि क्यों लोग सोच रहे हैं कि नेपाल के साथ हमारे रिश्ते हर पूरे 70-72 साल में हमेशा सही रहे। इनफैक्ट नेपाल के साथ हमारे रिश्ते नेहरू जी के काल में भी, और 1975 में, उसके बाद 1992 में, 1988 में, उसके पहले 2008 में, इन समयों में रिश्ते नेपाल के साथ हमारे खराब हुए हैं। 2008 में प्रचंड ने, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी के थे, वो भारत के पक्ष में नहीं थे, इसलिए रिश्ते खराब हुए। उसके पहले इसलिए रिश्ते खराब हुए कि वहाँ राजशाही
शंका की दृष्टि से भारत को देखती थी कि भारत जो है वहां पर लोकतंत्र कायम करना चाहता है। तो ये रिश्ते बनते बिगड़ते रहे हैं, लेकिन नेपाल के साथ कोई बहुत ज्यादा बिगड़ाव हमारा पहले भी नहीं रहा है। पहले भी पुष्कमल प्रचंड ने नक्शे को करने की कोशिश की है, बट जहां तक नहीं गए जहां तक नई सरकार जा रही है। और मुझे लगता है कि देर सवेर ओली सरकार को भी ये अंदाजा हो जाएगा जी। कि नेपाल की जिंदगी के लिए नेपाल की जो है जीवन नस वो भारत से ही होकर गुजरती है, अन्यथा उनको परेशानी हो जाएगी। क्योंकि कुछ साल पहले जब कमल के टाइम में हमने जब सॉरी जब 1990 में 1988 में जब संधि खत्म हुई थी और नेपाल ने उसको रिन्यू नहीं किया था, तो एक तरह से नेपाल ब्लॉकेट में आ गया था और इतने कई महीनों की परेशानी के बाद नेपाल ने फिर एक तरह से सरेंडर कर दिया। तो हमें नेपाल के लिए इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, चीन की बात है, चीन दबाव डालेगा। ये हर देश चाहता है कि दूसरे देश को जो कि उसके समकक्ष हो या हो सके उसके ऊपर दबाव डाले, उसको चारों ओर से घेरे। चीन ने हमारे साथ कोशिश की है। आपको याद है कि पाकिस्तान के साथ भी यही है। हम पाकिस्तान बांग्लादेश को अपने साथ करना चाहता है, हम अफगानिस्तान को अपने साथ करना चाहते हैं, हम रूस को अपने साथ करना चाहते हैं, बीच में चीन को दबाव डालने के लिए। ये प्रक्रिया चलती रहती है और इसलिए हम ये नहीं कर सकते कि विदेश नीति फेल हो गई है। विदेश नीति फेल नहीं होती। ये विदेश नीति वही विदेश नीति है जो नेहरू जी के टाइम से चली आ रही थी। कुछ उपकरण इस विदेश नीति को जारी रखने के, विदेश नीति को कार्यशाली बनाने के लिए बदले हैं और वो अच्छे के लिए बदले हैं। जहां तक ये बात है, हेलो जी जी। हाँ, जहां तक ये बात है कि हमारे सैनिकों की वहां हत्या हुई, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, मेरी संवेदना उनके साथ है। लेकिन ये देख लीजिए कि जब चीन जैसे देश के साथ हमें साबका पड़ा है, तो उसके लिए हमें हर तरह के परेशानी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और ये अच्छी बात है कि 2,30,000 सैनिक अब पूरे 3,477 किलोमीटर की सीमा रेखा पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे तैनात। जी। तो और चीन मेरे ख्याल से चीन इस चीज को आगे नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि चीन हमें टटोलता रहा है 1962 के बाद, ये देखने के लिए कि हम कितने सक्षम हैं सैन्य रूप से। और हर बार उसने पाया कि हमारी सैनिक क्षमता बढ़ी और इस बार तो ज्यादा ही बढ़ी है। लेकिन चीन भी देखिए कोई ऑल आउट वॉर नहीं चाहता, क्योंकि वो भी जानता है और हम भी जानते हैं कि ऑल आउट वॉर में दोनों में से किसी का फायदा नहीं होता। बिल्कुल। बीके खन्ना जी, आपका क्या मानना है, क्योंकि आप ये कितना सही मेरे पास जानकारी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अभी तक भारत है जो भारत अपने सीमा विवाद को सुलझा नहीं पाया है, जिसमें और काफी सालों से ये चला आ रहा है। क्या ऐसा है? देखिएगा, हर एक देश की एक नेशनल इंटरेस्ट होते हैं और उस नेशनल इंटरेस्ट जो हैं बदली होते रहते हैं जैसे जैसे समय जाता है। एक एक चीज़ अभी के चलते हैं। जैसे पहले देख लीजिए कि नेपाल के साथ ही है हमारे, पहले इको हो रही है शायद जॉब हमारी आवाज़। जी जी, बोलिए सर। आवाज़ आ रही है? हाँ जी। ओके ओके। सबसे पहले मैं आता हूँ जो है अभी जो विवाद हो रहा है चाइना के साथ के अंदर है। ये जो अगर देखा जाए तो चाइना के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम है 3-4। पहली तो ये प्रॉब्लम है कि उनकी हांगकांग की जो है ऑटोनॉमी वगैरह चाहते हैं, वहाँ पर वो जो है उनका जो नीति है वो फेल रही हो गई है तकरीबन। दूसरा जो है ये वुहान के अंदर जब भी हुआ है उसके समय भी पूरा जो है आप जानते हैं कि पूरे का पूरा जो वर्ल्ड है उनके अगेंस्ट है कि इन्होंने ही जब भी शुरू किया है, चाहे वो अमेरिका है या चाहे वो यूरोपियन यूनियन है या बाकी के कंट्री वगैरह हैं। तीसरा जो है वहाँ पर जो है कोई अभी हमें खबर मिली है कि 80 मिलियन के करीब में जो है वहाँ पर जो है जॉबलेसनेस वगैरह हो गई है। तो उसके अंदर इंटरनली भी उनके अंदर काफ़ी जोड़ी प्रॉब्लम चल रही हैं। उसके लिए उन्होंने डाइवर्शन चाहिए और डाइवर्शन यही होता है कि किसी के साथ में जो है थोड़ा सा कन्फ्रंट्रेशन कर दीजिएगा। और ये जो है कन्फ्रंट्रेशन इस तरीके से उन्होंने किया है। ये तीनों चीज़ों का तीनों को मैं लेके आऊँगा कि चाहे वो चाइना है, पाकिस्तान है
और ये उनकी अभी नीति क्या है के लिए, ये तीनों ये जो नीति जो ओरिजिनल बनाई है चाइना की है कि किस तरीके से वो डाइवर्ट कर सकें। दूसरा जो है अपने जो सहयोगी देश हैं जैसे पाकिस्तान है उनकी वो मदद कर सकें, और तीसरा जो है उनके जो अपने असेट्स हैं अब्रॉड जो हैं उनको भी वो कवर कर रहे हैं। एक एक चीज़ के ऊपर आते हैं। सबसे पहले कि वो जो है चाइना ने जो है अपने आप को थोड़ा सा डोमिनेंट दिखाने के लिए क्या है, आमतौर पर क्या करते हैं कि जब भी ये गर्मियाँ होती हैं तो इस गलवान वैली के अंदर और उस बाकी के जो लद्दाख एरिया के अंदर उनके जो है पेट्रोल आते रहते हैं, और पेट्रोल आने के बाद में वो वापस चले जाते थे। 1996 के अंदर एक जो है एग्रीमेंट इंडिया और चाइना का हुआ था कि 2 किलोमीटर दोनों साइड के अंदर जो है कोई भी जो है ट्रुप जो है अपने वेपन लेकर नहीं जाएंगे। तो इसी वजह से जो है आप कहेंगे गोली नहीं चली है, इसी वजह से नहीं चली है क्योंकि उनकी तरफ से वापस नहीं लेके जाएगी। अब ये 6 जून को जो हुआ था एक जो है कोर कमांडर लेवल के ऊपर, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऊपर एक डिसीजन लिया गया था कि आप पीछे हटेंगे 4-4, 5-5 किलोमीटर दोनों साइड के अंदर। दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया है। उसके अंदर गलवान वैली से उन्होंने पीछे जाना था। अभी हमारे जो ट्रुप्स जब भी गए हैं वहाँ पर वो गलवान वैली से उनको पीछे करने के लिए गए भी हैं या नहीं, पहले वो गए हैं फिर वापस आ गए हैं दोबारा करने के लिए, और जब वापस लेके आए हैं तो ज़्यादा ट्रुप्स के साथ में जब आए हैं। और जैसा कि आपने देखा भी होगा कि आजकल जो सोशल मीडिया के अंदर काफ़ी आए हैं कि वो जो हाथ में जो रॉड लेके आए हैं जिसके अंदर वो हैं वो नेल रॉड भी क्या वो मतलब जो आमतौर पर सरिये जो होते हैं उसके ऊपर जो नेल जो है उसके अंदर उन्होंने फिक्स किए हुए हैं उसके अंदर के लिए, और वो जो है उसको हथियार उन्होंने बनाया है और उसके साथ में उन्होंने जो हमला किया है। हमारे ट्रुप्स ने भी उसका जो है बहुत अच्छी तरीके से किया है। हमारे हताहत हुए हैं वहाँ पर साथ साथ के अंदर चाइना के अंदर भी हताहत हुए हैं। ये क्यों किया है उन्होंने कि इंडिया को डराने के लिए, पूरे बाकी के जितने भी एरिया हैं चाहे वो अफ्रीका के अंदर हैं या चाहे वो एशिया के अंदर है, सभी जगह बताने के लिए देखो हमने जो है इंडिया को नीचे दिखा दिया है। पर उनको ये पता नहीं था कि इस टाइम के अंदर जो है इंडिया के अंदर वो 1962 वाला नहीं है कि मतलब इंडिया जो है बिल्कुल झुक जाएगा। तो ये उनकी एक किस्म से तकरीबन से नीति खुल हुई है। दूसरी पर देखा जाए कि आप पाकिस्तान के साथ में उनके अंदर CPEC है, वैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि ऊपर से अक्षय चीन से लेकर नीचे जो है जाती है गदर पोर्ट के तक है, और वो पूरी की पूरी जो पाकिस्तान के बीच में से होकर जा रही है। अबाउट 50 बिलियन का उन्होंने वहाँ पर असेट्स लगाए हैं, और जैसलमेर और बाड़मेर के सामने अपोजिट साइड के अंदर हैं उनको कुछ एक ये हैं पेट्रोल के वेल भी मिल गए हैं जहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया पूरा कि ये बिल आप ही इसके अंदर से पेट्रोल वगैरह निकालिए, और उस एरिया के अंदर से पाकिस्तानियों का भी आना जो है मुश्किल है। तो ये असेट्स जितने भी हैं वहाँ पर चाहे वो CPEC के साथ में मिलकर रहें, उसको कवर अप करने के लिए भी इन्होंने डाइवर्शन को वो किया है ताकि इस एरिया के अंदर जो उनके जो असेट्स कवर रहें। उस एरिया के अंदर आपको देखा जाए कि एक एरिया है जैसे कि अगर आर्मी के लड़ाई कर हो तो उस एरिया के अंदर आमतौर पर होता है कि रेगिस्तान के अंदर जो है टैंक्स की लड़ाई वगैरह होती है और उसके अंदर पल्ली साइड के अंदर जा सकते हैं, और इस तरह के उन्होंने जैसे जब 1971 के अंदर कहा था इस साइड के अंदर आने के लिए। अब ये क्या होगा इसके अंदर अगर लड़ाई वगैरह होती है तो हमें ना केवल मतलब जो है पाकिस्तानियों का, हमें चाइनीज़ का भी साथ में जो है को फेस करना पड़ेगा। तो ये मतलब जो है एक उसने अपने असेट्स को कवर अप किया है। आते हैं और साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान को बताया है कि देखो हम आपकी मदद के लिए आए हैं, और पर उन्होंने साथ में बोला है कि आप LC के ऊपर हैं, आपने जितनी हो उसको आपने गर्म रखना है, उसको ने लाइव रखना है रखेंगे। इसी वजह से आप देखेंगे कि पिछले 15-20 दिन के अंदर हर रोज़ कुछ ना कुछ वहाँ पर जो है LC के ऊपर हो रहा है, फायरिंग ज़्यादा हो रही है। फायरिंग नहीं हो रही है बल्कि जो है एक किस्म से लौटेंगे आपके पास, आगे भी चर्चा को बढ़ाएंगे। एक बार वासन जी का रुख करते। वासन जी, यही बात बहुत बार कही जा रही है, कई एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि चीन बार बार ये डाइवर्ट करने के लिए उसने ऐसा काम किया है कि क्योंकि चीन के ऊपर बहुत जगह से दबाव था कोरोना को लेकर भी, और इसलिए उसने ऐसा काम किया है जिससे कि सभी का जो ध्यान है वो भटक जाए। देखिए, जहाँ तक कोरोना के वजह से इंटरनल क्राइसिस की बात कही जा रही है तो वो अकेले चीन में नहीं है, वो तो पूरी दुनिया उस इंटरनल क्राइसिस की शिकार है। भारत में भी कोरोना के वजह से पूरी तरह से यहाँ की अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, बेरोजगारी बढ़ गई है, जो तमाम इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, करीब 60% लोग बेरोजगार होने वाले हैं।
तो जहाँ तक इंटरनल क्राइसिस का सवाल है, तो इंटरनल क्राइसिस से तो लगभग दुनिया के ज़्यादातर देश गुजर रहे हैं। यही एकमात्र कारण नहीं है चीन और भारत के बीच में जो पिछले कुछ दिनों से टकराव दिखाई दे रहा है उसका। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कारण आर्थिक है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट तो बहुत दिन से चला आ रहा है और 62 के बाद चीन ने जब जब कोशिश की, जैसा कि त्रिपाठी जी ने अभी हम लोगों को बताया, तब तब चीन को शिकस्त मिली। इंदिरा गांधी के टाइम में 2 बार चीन परास्त हुआ है और राजीव गांधी के टाइम में भी चीन को शिकस्त मिली है, और अरुणाचल के मामले में बाद में चीन को समझौता करना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि 1962 के बाद चीन ने जब जब कोशिश की तब तब भारत की तरफ से उसको मुंहतोड़ जवाब मिला है और चीन पीछे हटा है। इस बार का जो तात्कालिक हम कह सकते हैं कि कारण दिखाई दे रहा है मेरी नज़र में, वो सामरिक से ज़्यादा व्यावसायिक है, क्योंकि चीन अपने ट्रेड और कॉमर्स को पूरी दुनिया में बढ़ाना चाहता है। चीन की इकोनॉमी का बहुत बड़ा जो आधार है वो ट्रेडिंग है, एक्सपोर्ट है। और जिस तरह से कोरोना के चलते अलग अलग देशों ने चीन के प्रति अपनी एक तरह से थोड़ी नाराज़गी जताई है और ट्रेड और कॉमर्स को उसको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है अपने अपने ढंग से, वो चीन की बेचैनी का सबसे बड़ा कारण है। और यही वजह है कि चीन भारत जैसे देश को एक बार दबाव में लेने की कोशिश कर रहा है, ताकि तब जब भारत चीन के साथ निगोशिएशन टेबल पर आए तो वे अपने कॉमर्स और ट्रेड के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, उसको आगे पुश कर सके। अब देखना है कि भारत इस दबाव में कितना आता है, नहीं आता है, क्योंकि भारत में इंपोर्ट का जो परसेंटेज है उसमें चीन से इंपोर्ट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, और भारत के ज़्यादातर जो कारोबारी हैं वो ट्रेडिंग में बिजी हैं, चीन से माल मंगाते हैं और भारत में बेचते हैं। और व्यापारिक दृष्टि से भी और कंज्यूमर के दृष्टि से भी भारत एक बहुत बड़ा मुफीद मार्केट है चीन के लिए। तो वो चीन किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगा कि भारत से इतना ज़्यादा संबंध खराब हो जाए कि उसका असर उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़े, उसके ट्रेड और कॉमर्स पर पड़े। अभी कुछ दिनों से चर्चा हो रही है कि भारत में तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं, जो डेवलपमेंट के काम हैं, उनका ठेका चाइनीज़ कंपनियों को पिछले दिनों दिया गया है और अब उसको कैंसिल करने की बात हो रही है, उसमें फिर बदल करने की बात हो रही है। तो इसका अंदाज़ा चीन को भी है, इसलिए इस दुर्घटना के बाद या इस हादसे के बाद तुरंत चीन की तरफ से सफाई आई कि वे विवाद को बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं, और भारत ने भी जवाब में बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर दिखाया है और भारत की तरफ से ही कहा गया है कि विवाद का समाधान बातचीत के जरिए निकालने की कोशिश हो रही है। तो ये एक तरह से पॉजिटिव मूव है दोनों देशों की तरफ से। बिल्कुल एक पॉजिटिव मूव है, लेकिन आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे और भी जानकारी लेंगे। तो लगातार चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ जेके त्रिपाठी जी और ब्रिगेडियर बीके खन्ना जी और वासन जी जुड़े हुए हैं और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं, यहाँ पर गलवान घाटी का नाम वहीं के रहने वाले गुलाम रसूल गलवान के नाम पर रखा गया था और ये नाम अंग्रेज़ों ने रखा था। हालांकि तनाव के हालात में गुलाम रसूल गलवान के पोते अमीन गलवान ने चीन को सबक सिखाने की बात कही है। सर फर्नांड यंग हस्बैंड जो मशहूर ट्रैवलर है और डेनमोर है, उन्होंने उस जगह का नाम गलवान रसूल रखा। तो गलवान नाला रखा, जो अभी भी वो नाला जो ना चीन और हिंदुस्तान के बीच में जो एक लड़ाई चल रहा है उसी जगह पर है। तो 1962 में भी उस जगह पे चीन लोग वहाँ पे घुस के बहुत हल मचाया था, तो हमारे बहादुर जवानों ने वहाँ से चीन को हटा दिया है। अभी भी इस साल भी बहुत कुछ वहाँ पे हो रहा है। हमारा हिंदुस्तान के फौजी जो है ना वहाँ पे डटे हुए हैं। वो जगह हमारा है, 200-300 साल पहले हमारा जगह था, रहेंगे, अभी भी हमारा रहेंगे। तो ब्रेक पर जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर आर्थिक जो स्थितियां हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, जिसमें इंपोर्ट का परसेंट ज़्यादा है, जिस तरीके से वासन जी बता रहे थे। जेके त्रिपाठी जी का एक बार रुख करते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। जेके त्रिपाठी जी, आपने भी ये बात कही थी कि हमें एक जो स्थितियां हैं चीन की जो आर्थिक नीति को लेकर, इस पर अब जो कदम उठाए जा रहे हैं भारत की तरफ से, जैसे कि कल से हमने सुना है BSNL MTNL की बात वो की जा रही है। इसके अलावा
कई कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि चीन को झटका दिया जा सके, लेकिन क्या लगता नहीं है कि पहले से ही ये दबाव की रणनीति होनी चाहिए थी? क्योंकि ये बातचीत का दौर तो बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कई बार जो कदम उठाए जाते हैं कि चीन भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि भारत दबाव बना सकता है। ये क्या अपॉर्चुनिटी खो देता है भारत कई बार? देखिए, जहाँ तक दबाव बनाने की रणनीति की बात है, मैं बहुत पहले से ये कहता रहा हूँ कि आर्थिक क्षेत्र में जो विषमताएं हैं हमारे चीन के साथ ट्रेड में, व्यापार में, उस पर दबाव बना करके ही उनको कम किया जा सकता है। जैसा कि वसीम साहब ने बताया सही, चीन के साथ सबसे बड़ा व्यापार जो है दुनिया में वो यूएसए का होता है, और दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे हमारा होता है। अब यूएसए के साथ यूएसए ने एक तरह से चीन को दरकिनार कर दिया है, तो चीन का बहुत बड़ा हिस्सा व्यापार का, एक्सपोर्ट का खतरे में पड़ गया है। दूसरी ओर हमारे साथ जो व्यापार होता है चीन का, हमारे साथ करीब 92 अरब डॉलर का व्यापार होता है हर साल, हुआ पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2018-19, और उस 92 अरब डॉलर में हमें 59 अरब डॉलर का घाटा हुआ। मतलब कि चीन हमें इतना ज्यादा हमें निर्यात कर रहा है अपनी चीजें, जितनी आयात नहीं कर रहा है। तो अब ये 59 अरब डॉलर का फायदा सीधे सीधे चीन को जा रहा है। और ये 59 अरब डॉलर कितना होता है आप इसी से समझ लीजिए कि चीन का जो सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो 64 अरब डॉलर का है। तो ये घाटा जो हमें तकरीबन उतना ही हो रहा। अगर हम इसको कम करें तो ये चीन को पिंच करेगा, चीन को हर्ट करेगा, ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। और अभी पहले नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हमने करना शुरू किया। पिछले 2 महीने से कुछ इस मामले में तेजी आई है। आपको याद होगा कि 2-3 महीने पहले जब एक बार भारतीय व्यवसायियों ने, भारतीय ट्रेडर्स ने ये कहा कि ये मांग उठने लगी कि चीनी सामग्रियों का बहिष्कार करिए, तो चीन में हड़कंप मच गया था। चीन की कई कंपनियों ने जा करके सरकार से ये कहा कि अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। और चीन 100 बिलियन डॉलर से 100 अरब डॉलर से ज्यादा, करीब 122 अरब डॉलर का चीन का निवेश है। और अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले भारत सरकार ने एक नई नीति की घोषणा की कि किसी भी पड़ोसी देश से निवेश के लिए पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। ये घोषणा तब हुई जब HDFC में चीन ने 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश कर दिया था। और इस तरह से चीनी कंपनियां कोशिश कर रही थी कि वो अब किसी तरह से भारतीय व्यापार पे, भारतीय कंपनियों पे निवेश करके कब्जा जमा है। तो ये बहुत बड़ी आर्थिक चाल चीन चल रहा है, और इसका प्रतिकार अभी हमें इसलिए भी करना चाहिए कि चीन के रिश्ते यूएस से खराब होने के बाद और जापान से खराब होने के बाद, जापान ने देखिए अपनी कंपनियों को 3 बिलियन डॉलर का, 2.5 बिलियन डॉलर का ये वो दिया, प्रोत्साहन दिया है कि वो अपनी कंपनियां निकाल करके दूसरी जगह ले जाए। अमेरिका की कम से कम 500 कंपनी जो है वो चीन से निकलना चाह रही हैं, और एप्पल ने अपने 20% वहाँ की एसेट्स का या उनके काम का 20% यहाँ पे ट्रांसफर करने का निश्चय किया। ये सब चीजें चीन को परेशान कर रही हैं, और इसी परेशानी से बचने के लिए चीन ये ध्यान आकर्षित करना चाह रहा है और एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव भी डाल रहा है। बिल्कुल खन्ना जी, यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर जेके त्रिपाठी जी बोल रहे हैं, ध्यान आकर्षित करना चाह रहा है, भटकाना चाह रहा है, लेकिन एक तरफ तो ये बात भी सामने आ रही है, दूसरी तरफ फिर ये चीन बार बार इस बात का दावा कैसे कर रहा है? हालांकि भारत ने इसको खारिज किया है गलवान को लेकर, लेकिन उस पर वो बार बार ये कैसे दावा कर रहा है कि गलवान घाटी हमारी है, इस पर हमारा दावा है, हमारा हक है। और दूसरी बात, बार बार ये भी कह रहा है कि भारत ने इसका उल्लंघन किया, भारतीय सैनिक ने इसका उल्लंघन किया है। ये किस दावे के साथ कह रहा है चीन? ये तो सिर्फ मैं पहले इसे आता हूँ आपके लिए, पहले ये वाला बताऊँ कि जैसे बताया था त्रिपाठी जी ने कि जो इंटरनली उनकी प्रॉब्लम हमारे भी है। एक चीज़ मैं बताऊँ कि इंटरनली प्रॉब्लम चाइना की अलग है। चाइना की इंटरनल प्रॉब्लम तो ये है कि पूरा वर्ल्ड उनके अगेंस्ट चला गया है वाहन की वजह से। हमारी वो प्रॉब्लम नहीं है, हमारी वो प्रॉब्लम नहीं है इंटरनल,
और चाइना की प्रॉब्लम है इसके लिए। जैसा कि अभी बताया कि 500 कंपनियां अमेरिका की हैं, वो वहाँ से निकल रही हैं, हमारी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। उनकी मतलब जो जापानी कंपनी वहाँ से निकल रही है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी प्रॉब्लम और उनकी प्रॉब्लम का तो बहुत फ़र्क है। तो लेट अस नॉट कंपेयर आर दिस इज प्रॉब्लम economic problem with the Chinese. Chinese have got a bigger problem, much bigger problem than what they are. They were distributing everything to the world. अभी all of a sudden जो उनको देगा फाइनिंग के हमारे हाथ से तो पूरा निकलता जा रहा है, तो इसीलिए वो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। दूसरा भी पॉइंट अभी आपने जब बताया कि वो उस एरिया के अंदर गलवान वैली के अंदर जो है पिछले जो है अभी तक जो है दोनों साइड से अंदर पेट्रोल जाते रहे हैं, और वो एरिया फिक्स था कि यहाँ पर आने के लिए वो पोस्ट 40 तक आएंगे, वो वहाँ पोस्ट आएंगे, हाँ एरिया ठीक है, वहाँ से वापस चले जाते थे। ये 1996 के अंदर आपस में एग्रीमेंट हुई होगा उनके लिए कई साल के आने के लिए। तो अभी उनको ये कहना कि मतलब ये नहीं, ये गलवान वैली हमारी है, तो ये एक किस्म से आर्बिट्रेरीली उन्होंने बोला है। इसके अंदर कोई उनका कोई ना केवल रिटर्न के अंदर कोई है और ना ही उनका ये क्लेम मतलब जो है कोई हिस्टोरिकल क्लेम उसके अंदर जो भी है। तो ये उनका जो कहना कि गलवान वैली उसके लिए है, एक किस्म से अपने इंटरनली लोगों को बताने के लिए है और एक्सटर्नली बाकी लोगों को बताने के लिए। इट विल नॉट होल्ड ग्राउंड, इट विल नॉट नेवर बी एबल टू होल्ड ग्राउंड के लिए। और ये अगर कहना कि इंडिया को धमकाना चाह रहा है, अगर इंडिया को धमकाना चाहता है तो जो है हमारा इंडिया थर्ड या सेकंड या थर्ड कंट्री है जिसके अंदर ज़्यादातर इम्पोर्ट करता, हम इम्पोर्ट करते हैं, वो एक्सपोर्ट करता है। अभी उस एक साइड के अंदर उनको धमकाने के लिए बोल रहे, दूसरे अंदर एक्सपोर्ट के लिए उनको पता नहीं होगा कि क्या इंटरनली ये तो हमारी इकोनॉमिकली तो वी विल गो आगे 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 देखिएगा कि इकोनॉमिक वार ही होंगी। जो आपस में जो है ना इस तरह छोटी छोटी वार ही हो सकती हैं, अदर इकोनॉमिक वार ही उसके अंदर आने के लिए। तो आई डोंट थिंक, इनफैक्ट आई मीन इंडिया जो अभी वो जो दिखा रहा है वहाँ पर जो आपके धमकी है, ये सिर्फ अपने इंटरनली उनको बताने के लिए और ख़ासतौर पर पाकिस्तान को और नेपाल को भी करने के लिए, देखो हम आपके साथ के अंदर हैं एंड डोंट वरी अबाउट इट, सो आई विल बी देयर ओनली जस्ट। बट इट जो उन्होंने जो कहा आई के लिए इस एरिया के अंदर हमारा है, उससे पहले कह तो दिया, पर इंडिया का रिएक्शन उनको पता नहीं लगा था कि इंडिया जो है इतनी तरह से रिएक्ट करेगा। सो आई थिंक दे हैड मिसकैलकुलेटेड कि इंडिया का रिएक्शन क्या होगा। इसी वजह से आई थिंक उनको वो पछताना पड़ा, पर को लग रहा है कि कुछ एक दिन के अंदर वापस चले जाएंगे। आज भी जैसे हुई है मेजर जनरल लेवल के अंदर बात वगैरह हुई है, इनकन्क्लूसिव है जैसे कि खबरें आ रही हैं। उम्मीद है कि मतलब जो है इसके अंदर आएंगे। मैं रीड कर रहा था उसके अंदर, ये उनके जो ग्लोबल टाइम्स है चाइना का है, जो भी आ रहा था, तो उस अंदर कहीं भी ये मैंने लिखा है तो वो चाह रहे हैं कि हम पीस ही चाह रहे हैं। ये इस तरह के अंदर आए थे, इस तरह से दोनों तरह के अंदर हुआ है। उन्होंने अपनी कैजुअलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि ये हमारे इस एरिया के अंदर आए हैं, इसी तरह से ये क्लैश हुआ है, हम नहीं चाहते हैं पीस, हमें तो पीस ही चाहते हैं, ताकि लेट अस टॉक अबाउट ट्रेड, दे आर टॉकिंग अबाउट, लेट अस टॉक अबाउट द ट्रेड एंड नॉट अबाउट द क्लैशेस। लेकिन सर एक बात तो ये भी आ रही, बहुत जगह से ये भी सवाल उठ रहे हैं और लोग कह रहे हैं ये बात कि जब शहादत हो जाती है, हमारे जवान नहीं रहते हैं, उनकी शहादत हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर ये कहा जा रहा है ये जो कदम उठाए जा रहे हैं चीन को झटका देने के लिए या फिर दबाव बनाने के लिए, ये पहले क्यों नहीं उठाए गए? अगर पहले से ही उठाए जा रहे होते तो शायद ये ऐसी नौबत नहीं आती। कि बहुत सवाल ये भी उठ रहे हैं। एक ही उसके अंदर मैं बताना चाहूँगा कि जो आर्म फोर्सेस के अंदर दो तरह की फ़ौज होती है। एक तो होती हैं डिफेंस फोर्सेस होती हैं डिफेंस के तौर पर, और एक होती है ऑफेंसिव फोर्सेस है। ऑफेंसिव फोर्स के लिए हमारी खड़ी हो रही है, मतलब जो है अगेंस्ट पाकिस्तानी तो है ही है, अगेंस्ट चाइना वगैरह या अगेंस्ट हिली एरिया के अंदर भी है। वो रेजिंग अगर है, अगर वो रेज अगर हो रही होती, अगर हो गई होती रखने के लिए, तो आप देख लीजिए कि उसका रिएक्शन ये लेवल एक दूसरे की बात करने की ज़रूरत नहीं होती, हम और कई एरिया के अंदर उनके अंदर आपस में घुस जाते। तो ये थोड़ा सा ट्रांजिटिव पीरियड है। चाइना को भी पता है कि अगर वो रेज वगैरह जब भी हो जाएगी तो ये इस तरीके से जो है, जैसा कि अखबारों के अंदर भी देख रहा था कि ये फ्री कमिंग इनटू एंड समर के अंदर जो है स्ट्रॉल करने के लिए इंडिया एरिया के अंदर आना जो वो नहीं कर सकेंगे। और वो भी मेरे को लगता है कि इसके अंदर एक्सपीडाइट हो जाएगा कि वो जो है ऑफेंसिव कोर हमारी जल्दी ही बन जाए, और बन जाएगी तो उसके बाद में जो है ये जो आ रही हैं हर रोज़ की जो प्रॉब्लम आती है हर साल के अंदर है, वो शायद नहीं आएंगी। यहाँ पर अगर संख्या की बात नहीं
करें, लेकिन जब तक संख्या इतनी नहीं पहुंची थी 20 जवानों की कि वो शहीद हो गए हैं, उससे पहले तक का जो बयान था भारत की तरफ से वो ये था कि हम समझौते के तहत इसको सुलझाएंगे, भारत संप्रभुता का देश है और इसको हम समझौते के तहत समझाएंगे। और उसके बाद चीन का जो बयान आता है कि अब यहाँ पर गलवान हमारा है और हम ये यहाँ पर जो हुआ ये भारत की गलती थी, पूरा ठीकरा भारत पे फोड़ा, तब जाकर भारत की तरफ से थोड़ी सख्ती नजर आई। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी जब तक संख्या नहीं पता चली थी तब तक भारत नरमी बरत रहा था। देखिए, डिप्लोमेसी की लैंग्वेज तो यही होती है कि जब तक ऑफिशियल वार अनाउंस न हो जाए तब तक यही कहा जाता है कि हम लोगों के बीच में बात चल रही है और जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा बातचीत के टेबल पर। तो वही पोस्चरिंग दोनों तरफ से थी, चीन की तरफ से भी देखने को मिल रही थी और भारत की तरफ से भी मिल रही थी। और डिप्लोमेसी में आखिरी क्षण तक दोनों मोर्चे पर एक दूसरे को इंगेज रखने की कोशिश होती है। एक तरफ अंदर ही अंदर मिलिट्री प्रिपरेशंस होते रहते हैं और दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक लेवल पर पार्लेज और निगोशिएशंस भी चलते रहते हैं और दोनों में जो ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आता है उसके मुताबिक समझौते हो जाते हैं। तो चीन और भारत के बीच में जो लेटेस्ट घटनाक्रम देखने को मिल रहा है ये कोई पहली बार नहीं है। दो मुल्कों के बीच में जब भी विवाद होता है तो इसी तरह के पोस्चरिंग और देखने को मिलती है, चाहे वो पाकिस्तान और भारत का मामला हो या नेपाल और भारत का मामला हो या चीन और भारत का मामला हो। और दुनिया के और देशों में भी इसी तरह की चीज़ें रहती हैं जहाँ जहाँ भी बाउंड्री डिस्प्यूट है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है, जो समझ में आ रही है कि शुरुआत भले ही टेरिटोरियल डिस्प्यूट से हो रही है लेकिन इंटरेस्ट कहीं ना कहीं ट्रेड है। ट्रेड के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, इकोनॉमिक एक्सपेंशन को बनाना। तो माने एक तरह से हम कहें कि जो वाणिज्यिक विस्तारवादी नीति है चीन की, वह मजबूर कर रही है चीन को कि पड़ोसी मुल्कों के साथ चाहे वो दबाव के जरिए या दोस्ताना करके या थोड़ा बहुत नरमी या सख्ती दिखा के अपने व्यावसायिक और व्यापारिक जो उनका साम्राज्यवाद है उसका एक्सपेंशन करते रहें। अभी जो खबरें कुछ दिनों से आ रही हैं कि कोरोना वायरस के आने के पहले तक, अब उसमें कितनी सच्चाई है ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप को ही पता होगा और चाइनीज जो लीडरशिप है उसको पता होगा। लेकिन कुछ हलकों में ये भी खबर आ रही है कि ट्रंप ने 2020 के चुनाव में चीन से मदद मांगी थी अपने चुनाव को जीतने के लिए। जी। इसके इसके पहले के चुनाव में जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे तो उस समय खबरें आई थी कि उन्होंने रूस से मदद मांगी थी। इसको लेके भी बहुत दिन तक विवाद चलता रहा, ट्रंप की तरफ से खंडन होता रहा। और अब इस बार जो आरोप लगा है वो ट्रंप के ही NSA रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनकी तरफ से ये आरोप लगा है कि ट्रंप ने चीन की मदद ली है। तो मेरा ये कहना है कि राजनीति में, डिप्लोमेसी में जो चीज़ें सार्वजनिक तौर पर या सरफेस में दिखाई देती हैं उसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं होती है। पर्दे के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं और जो बहुत साल बाद छन के बाहर आती हैं। तो ऊपरी तौर पर दिखाई दे रहा है कि ट्रंप और चीन में झगड़ा चल रहा है और ट्रंप रोज़ चीन के खिलाफ नाराज़गी जताते हैं और उन्हीं के NSA कह रहे हैं कि उन्होंने आने वाले चुनाव में चीन से मदद की गुहार लगाई थी। तो भारत हो या चीन हो या अमेरिका हो, सबका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं व्यावसायिक ज़्यादा है, टेरिटोरियल कम है। हाँ, टेरिटोरियल इशूज़ को बनाकर अपने व्यावसायिक इंटरेस्ट और व्यावसायिक जो उनकी नीतियां हैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है और यही मूल कारण है इस समय पूरी दुनिया में एक अलग तरह के तनाव जो दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, इसको चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। तो चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। अब जेके त्रिपाठी जी का मैं रुख करती हूँ। जेके त्रिपाठी जी, अब जिस तरीके से बयान आ रहे हैं दोनों तरफ से, एस जयशंकर जी ने भी कहा है कि आप बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और जो नियम कानून है उसको फॉलो करते हुए हमें अब बातचीत को आगे बढ़ाना है। क्या लग रहा है अब स्थिति जो तनावपूर्ण बनी हुई है वो सुधरेगी? पूरी तरह से विश्वास है कि ये स्थिति सुधरेगी। आज नहीं, कल नहीं, अगले 10-15 दिन के अंदर काफी ज्यादा तनाव में शैथिल्य आएगा, तनाव ठंडा हो जाएगा। इसलिए कि दोनों में से कोई, किसी भी देश के पास और कोई विकल्प नहीं।
तो एक ही विकल्प है, या तो आप युद्ध करें, जो कि न केवल इंटरनेशनल लॉ में इलीगल माना गया है, बल्कि ये भी दोनों देश जानते हैं कि अगर युद्ध करेंगे तो युद्ध करने का परिणाम क्या होगा। आमतौर पे जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर होता है वो करने में हमारे मिलिट्री के एक्सपर्ट के वो करेंगे, तस्दीक करेंगे कि ट्रेडिशनल वॉरफेयर करने में हर युद्धरत देश की इकोनॉमी कम से कम 10 साल पीछे चली जाती है। और दूसरा तरीका है कि अगर आप न्यूक्लियर वॉरफेयर करते हैं तो ठीक है, चाइना के पास 350 न्यूक्लियर हेड्स है, 320, हमारे पास 150 ही, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे को इस्तेमाल नहीं होता। न्यूक्लियर वॉरफेयर में सिर्फ एक न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल होता है, उसके बाद सब ठंडा पड़ जाता है। तो दोनों वो तो दोनों विकल्प खारिज करते हैं सभी देश। हाँ, क्वेश्चनिंग के लिए कहते रहते हैं, करते रहते हैं कि हमारे पास ये, हमारे पास वो। तीसरा विकल्प क्या है? तीसरा विकल्प है बातचीत करना, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि खाली बातचीत से नहीं होगा। नहीं होगा खाली बातचीत से, लेकिन बातचीत जरूरी है, क्योंकि अगर युद्ध से होना होता तो युद्ध के बाद भी देश क्यों बातचीत करते? इतनी संधियां युद्ध के बाद क्यों होती? इसका मतलब कि युद्ध के बाद भी स्थिति को सुधारने के लिए, बातचीत के लिए नेगोशिएटिंग टेबल पे आना जरूरी होता है, और चीन भी जानता है वो करेगा। और वो इसलिए भी उसकी पॉस्चरिंग के बाद अब थोड़ा सा नरमी उनको ये दिखानी होगी कि एक तो उनके ऊपर, जैसा कि और वक्ताओं ने कहा, चारों ओर से दबाव पड़ रहा है। कोरोना के मामले को ठीक से प्रदर्शित न करने के लिए लापरवाही बरत के लाखों लोगों की जान का उत्तरदायी, हांगकांग के मामले का, साउथ चीन के मामले का, ताइवान के मामले का, भारत के मामले का, ये सब चीजें मिल करके चीन के ऊपर भी दबाव डाल रही हैं। और किसी भी सैनिक या एकात्मक या एक सत्ताधारी शासक के लिए, जैसे कि पाकिस्तान में, ये जरूरी हो जाता है कि वो अपनी जनता को दिखाए, जनता के सामने अकड़ दिखाए कि देखिए हम आपकी रक्षा करेंगे और हमने ये कर लिया, वो कर लिया। इसीलिए चीन ने अभी तक कुछ भी अभी तक चीनी मीडिया ने कुछ भी ये नहीं स्वीकार किया कि कितना उनके सैनिक हताहत हुए हैं। तो ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें क्वेश्चनिंग के लिए होती हैं, लेकिन अंत में यही होता है कि अंत में बैठ करके बातचीत करते हैं, ठंडा पड़ जाता है। और चीन ये बार बार करता रहेगा, मैं चेतावनी देता हूँ, क्योंकि चीन हमें टटोलता रहता है, और ये बार बार करता रहेगा तब तक जब तक कि हम इस काबिल सैन्य दृष्टि से नहीं हो पाते कि चीन ये सोचे कि अब अगर जरा सा हम कुछ करेंगे तो परेशानी में पड़ जाएंगे। तब तक ये चीन ऐसा करता रहेगा। इसलिए दो चीजें हैं कि हमें एक तो सैन्य दृष्टि से चीन के से ज्यादा नहीं, चीन के बराबर तो हो ही जाना चाहिए, और दूसरी चीज ये है कि हमको आर्थिक दृष्टि से इतना मजबूत होना चाहिए कि चीन हमसे व्यापार करने के लिए हमारी शर्तों पे बात करे। उसी उसी सांप को उसी व्यक्ति को क्षमा शोभा देती है जो बलवान होता है। कमजोर आदमी ये कहे कि जाओ मैं क्षमा कर रहा हूं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो क्षमा करने के लिए या उनको कुछ सहायता देने के लिए या उनको उनकी भूलों के लिए इग्नोर करने के लिए हमें भी उतना ही बलवान होना पड़ेगा, तभी ये बात बने। बिल्कुल, विक्की खन्ना जी, ये जो आरोप लग रहा है विपक्ष की तरफ से कि हमारे जो सैनिक थे वो निहत्थे क्यों थे, और इस पर हालांकि एस जयशंकर ने जवाब भी दिया है, लेकिन नियम क्या कहता है? नहीं, दोबारा से बोलिएगा, थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस आ गई थी। विक्की खन्ना जी, यहाँ पर आरोप ये लगे विपक्ष की ओर से ये लगाया जा रहा है कि हमारे जो सैनिक थे वो निहत्थे क्यों थे? ओके, नहीं, मैंने पहले भी जैसे बताया है कि 1996 के अंदर जो है एक एग्रीमेंट हुआ था कि 2 किलोमीटर दोनों साइड के अंदर, चाइना और इंडिया के अंदर बॉर्डर के ऊपर कोई भी अपना जो है हथियार लेकर नहीं जाएगा। तो उसी मद्देनज़र रखते हुए ही 1996 के बाद में अभी तक जो है वो कोई भी हथियार लेकर नहीं जाता है वहाँ पर, जब ये 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर है।
चाइना में भी और वो भी है। चाहे आप देख लीजिएगा कि जब भी ये डोकलाम हुआ था या उससे पहले भी जब भी हुए हैं तो फायरिंग नहीं है। 1972 75 के अंदर हुआ था फायरिंग जब भी, और उसके बाद नहीं तो ये जो है आपस में जो है एक किस्म से 96 के बाद में जो है ये बगैर फायरिंग के ही मतलब जो है आपस में एक दूसरे से जो है झगड़ा करते रहे हैं। और ये उसी वजह से जो है हमारे भी जो उनके पास में भी ये नहीं थे हथियार, तो पर जो उन्होंने क्या किया था प्री प्लान करके, ये जितने भी एक आमतौर पर देखा जाए कि एक लोहे की सरिये होती हैं उसके ऊपर उन्होंने नेल जो है एम्बेडेड किए हुए थे, और उसी को नेल को लेकर जैसे कि अभी आ भी रहा है कि सोशल मीडिया के अंदर भी है, उनको लेके आए हैं और उसी को का उन्होंने इस्तेमाल किया है। हमारे पास में होंगे आज है अनआर्म्ड फाइटिंग जिसको कहा जाता है, उसमें लड़े होंगे और उसी के साथ के अंदर उन्होंने जो है उनको मतलब जो है चाइनीज़ के साथ में लेकर और उनको भी उतना ही नुकसान किया होगा। पर कहने का मतलब है कि इतना हथियार लेके आए हैं जो कि मतलब जो है एक सोल्जरिंग तो नहीं मैं कहूँगा, उसके लिए सोल्जर ऐसा नहीं करते कभी भी है, पर ये लेके आए हैं। उनका भी ऐसा मुकाबला करने के बाद में भी है उन्होंने मतलब जो है चाइनीज़ को हमारे से ज़्यादा ही नुकसान पहुँचाया है। तो उससे आप कह सकते हैं कि हमारे जो है एक तो उन्होंने अपना पूरा जो रेगुलेशन है एक आर्म फोर्स के अंदर है जो हमने 1996 के अंदर एक्ट के साथ किया था उसको पालन किया है, और साथ ही साथ के अंदर है उन्होंने कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं किया है जो कि मतलब जो है इसके अंदर खिलाफ हो। तो हमारा वहाँ पर आनाम लेके जाना है कि ये जो आरोप है वो गलत है, दोनों साइड के अंदर ये था, पर वो लेके आए हैं अपने जो है साथ के अंदर नेल के साथ में अंदर है, साथ के अंदर कई बाउड वायर के साथ के अंदर भी डंडों के साथ में लेके आए हैं, और उसके साथ में उन्होंने मारा है, सिर के ऊपर मारा है, सिर के है, और साथ ही साथ के अंदर गलवान जो है रिवर भी है उसी के अंदर भी जो जब भी है ऊपर से जब नीचे आए हैं। आप देखा जाए तो सिर्फ वहाँ पर तो सिर्फ 3 आदमियों की डेथ हुई है, एक सीओ की और साथ में अंदर 2 और हैं, बाकी जो 17 के हैं वो इंजर्ड हुए हैं पहले, और दूसरा क्योंकि आप देखिएगा कि 14,500 की हाइट है, वहाँ पर जो भी इंजर्ड जब हो जाता है तो उसलिए जो जाता है हाइपोथर्मिया से उनकी डेथ वगैरह हुई है। तो कहने का मतलब ये जो हमारे जो हैं अपने जवानों ने बहुत वीरता से वहाँ पर उनका मुकाबला किया है, और इसके लिए हमें प्राउड होना चाहिए बजाय इसके किसी का सवाल पूछे के। कर आ रहा है कि वहां से धोखेबाजी हुई है, और क्यों बार बार चीन पर विश्वास कर लेता है भारत, क्योंकि चाहे मुलायम सिंह हो या फिर जॉर्ज फर्नांडिस हो, दोनों ही रक्षा मंत्री रह चुके हैं और वो बार बार आगाह करते आए कि पाकिस्तान से ज़्यादा खतरा चीन से है। फिर भी क्यों हम बार बार विश्वास जता लेते हैं, और जब ये घटना हो जाती है उसके बाद हम चीन को झटका या फिर उस दबाव बनाने के लिए ये तमाम फिर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, या फिर चीनी सामान जलाना या फिर उसका यूज़ नहीं करना, ये तमाम बातें सामने आने लगती हैं। देखिए दीपाली, सबसे पहले तो 1962 के बाद भारत के जो समाजवादी नेता थे उनकी एक अलग लाइन थी, नीति थी चीन को लेके, और उस समय से लेके और आज तक जितने भी समाजवादी नेता रहे हैं वो चीन को एक धोखेबाज मुल्क मानते हैं और चीन के प्रति हमेशा चौकन्ना रहने की बात करते हैं। वो चाहे डॉक्टर लोहिया रहे हों या जॉर्ज फर्नांडीज रहे हों या अब मुलायम सिंह हैं, जितने भी लोग जो समाजवादी आंदोलन से निकले, डॉक्टर लोहिया के साथ काम करने वाले लोग, वे सब लोग चीन की इस बात को लेकर आलोचना करते रहे और चीन को एक धोखेबाज मुल्क ही मानते रहे। दूसरी बात रही कि अनआर्म्ड हमारे सैनिक क्यों थे। पिछले 2 दिन से आप देखेंगे कि तमाम रिटायर्ड आर्मी जनरल्स ने अपनी अपनी राय रखी है। उसमें एक राय जनरल उनका भी है, बीपी मलिक साहब का भी। जनरल बीपी मलिक साहब भारत के कुछ गौरवशाली आर्मी जनरल्स में से एक हैं और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा है। उनका ये कहना है कि भारत की तरफ से सोल्जर्स को कभी भी अनआर्म्ड इस तरह की जगहों पर नहीं भेजा जाना चाहिए था, और जब चीन के बारे में पहले से पता था, चीन का ट्रैक रिकॉर्ड प्रूव्ड था कि चीन हमेशा ही धोखा देता है, तो ऐसे हालात में अपनी तरफ से भी पूरी तैयारी रखनी चाहिए थी। जिस तरह से चीन के बारे में खबरें आ रही हैं कि चीनी सैनिक वहाँ से सरिया में अपना हथियार बना के लेके आए थे, तो भारत को भी इस तरह की तैयारी क्यों नहीं की गई भारत की तरफ से,
और क्यों हमारे जो वीर सैनिक थे वे निहत्थे जाके चीनी सैनिकों से लड़ते रहे, ये सवाल है। तीसरी बात जो है कि आखिर इस विवाद का हल क्या है। तो इस विवाद का हल चाहे 10 दिन में हो या 10 महीने में हो, वार्ता के जरिए ही होना है। और जो पोस्चरिंग होनी थी दोनों मुल्कों में वो अब हो गई है एक राउंड। तो अब दोनों मुल्क की तरफ से हम सबको इंतज़ार करना चाहिए कि व्यावसायिक समझौतों के तहत या इस बात का एक जॉइंट डिक्लेरेशन आएगा कि जो सीमा विवाद है उसको अलग रखते हुए हम दोनों मुल्कों के बीच में जो ट्रेड और कॉमर्स है उसको फिर बहाल करेंगे और डेवलपमेंट के इशू पर, ट्रेड और कॉमर्स के इशू पर दोनों मुल्क एक दूसरे की मदद करेंगे। इसी तरह का फिर एक जॉइंट डिक्लेरेशन आएगा। और अभी चूँकि भारत में गुस्सा ज़्यादा है देश की जनता में, तो देश की जनता के गुस्सा को कम करने के लिए एक तरह से हम कहें कि एंगर मैनेजमेंट के तहत सरकार की तरफ से कुछ कॉस्मेटिक एक्शंस दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि BSNL में चीनी प्रोडक्ट यूज न किए जाए, रेलवे का ठेका कैंसिल किया जाएगा। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब भारत और पाकिस्तान में इसी तरह का तनाव हुआ था तो कई दिन तक लगातार बयान दिया जाता रहा कि हमने पाकिस्तान को MFN का जो दर्जा दिया था मोस्ट फेवर्ड नेशन का, वो वापस ले लिया है। अब हम पाकिस्तान से कोई ट्रेड नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान को जाने वाली पानी बंद कर देंगे। लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। जब दोनों तरफ से गुस्सा शांत हो गया तो फिर ट्रेड और कॉमर्स अपने जैसे पहले चलता था आज भी चल रहा है। चीन से भी वही होने वाला है। 8-10 दिन में, 15 दिन में देश की जनता का गुस्सा जब कम हो जाएगा तो दोनों सरकारें फिर अपने व्यावसायिक कारोबार में जुट जाएंगी और व्यावसायिक कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या होता है, लेकिन फिलहाल अभी बातचीत का दौर जारी रहेगा और बहुत जल्दी इस मसले का हल को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। दोनों ही तरफ से, चाहे चीन हो या फिर भारत की तरफ से, कहा जा रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।